अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। तो प्रीवियसली हम दो मेथड डेप्रिसिएशन की बेसिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और आज हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। तो ये थोड़ा सा फोर्थ जितने भी चार मेथड्स हैं उसमें से थोड़ा सा जो डिफरेंट मेथड है ना वो थोड़ा सा ये वाला है, यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। ये डिप्रिसिएशन, हाँ जी, तो इसका डेफिनेशन सुनते हैं। इन दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जितने भी हमारे पास बाकी मेथड्स हैं उसके अंदर जो यूज़फुल लाइफ गिवन होती है उसके मुताबिक ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मीन अगर यूज़फुल लाइफ 5 साल है, फिर 6 साल है, 7 साल है, तो हम उसकी बेसिस पे डेप्रिसिएशन करते थे। लेकिन यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड में ये होता है कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि भाईजान मैं जब ये यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा इतने, तो मैं यूनिट्स की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। अगर एक मशीन बंद पड़ी है, वो यूनिट्स नहीं बना रही, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि जब तक प्रोडक्ट जो मैं जिसकी भी मशीन है मैं वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो इसमें यही होता है कि बाकियों में हम यूज़फुल लाइफ यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी बेसिस पे जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। लिखा भी हुआ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसकी बेसिस पे डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करेंगे। तो इसका फार्मूला देखते हैं। जैसे बाकी रिलेशन में हम रेट निकालते थे, अगर रेट डायरेक्टली गिवन हो तो फिर तो हम ये वाला रिलेशन लगाते थे। ये तो तकरीबन हर फार्मूले में सेम है। अगर रेट गिवन ना हो तो फिर रेट को कैलकुलेट किस तरह करना है, उसका रिलेशन ये है कि जो भी कॉस्ट गिवन होगी उसमें से हमने रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देना है, आवर यूज़फुल लाइफ इन यूनिट्स। तो बाकी रिलेशन में क्या होता था कि जो लाइफ होती थी वो ईयर्स में होती थी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो यूज़फुल लाइफ होगी, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यूनिट्स में होगी। मतलब जितने भी यूनिट्स 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, ये एक यूनिट्स होगी, जो एक लिमिट होगी वो रखी होगी, यूज़फुल लाइफ इन यूनिट्स। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, आपको जो है ना बाकी भी क्लियर हो जाएगा। तो यूज़फुल लाइफ इन यूनिट्स। और अगर आपको रेट डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फिर तो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करें रेट को, तो आपका आंसर उसी वक्त निकल आएगा। तो ये दो रिलेशन है। रिलेशन असल में एक ही है, बस ये रेट फाइंड करने का रिलेशन है। तो एग्ज़ाम टिप्स के हवाले से देखते हैं। तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपने छोड़ा मत करना। थ्योरेटिकल पोर्शन में से अक्सर एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ओनली इन दिस मेथड द रेट विल बी इन रुपीज़ रादर दैन परसेंटेज। तो बाकियों में क्या होता था कि हमारी जितनी भी रेट होती थी वो परसेंटेज के अंदर होती थी। जितने भी हमारे 3 मेथड्स आई कवर पढ़ेंगे आगे, तो उसमें जो रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है। लेकिन जो ये वाहिद एक मेथड है जिसके अंदर रेट जो है ना रुपीज़ के अंदर गिवन होता है, रेट्स के अंदर यूनिट्स के अंदर या रुपीज़ के अंदर, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दूसरे पॉइंट में कहता है हायर द यूनिट्स प्रोड्यूस हायर विल बी द डेप्रिसिएशन। देखिए, अगर एक मशीन है वो यूनिट प्रोडक्शन मेथड की बेसिस पे हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं फुटबॉल बनाती है, अगर वो फुटबॉल बनाएगी तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अगर वो नहीं बनाएगी तो डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं होगी। बाकियों मेथड्स में क्या था कि एसेट आपने ख़रीद लिया, अवेलेबल फॉर यूज़ है, तो इसका मतलब है कि अगर वो आप नहीं भी यूज़ कर रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उसी की बेस पर डेप्रिसिएशन होगी। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन, सिंपल। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इन दिस मेथड इफ़ एसेट इज़ आइडल डेप्रिसिएशन विल नॉट चार्ज। आइडल का आप मीनिंग साथ लिखते हैं कि मतलब फारग पड़े रहना, फारग फारग पड़ा है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो इस केस में ऐसा होता है कि अगर इन दिस मेथड इफ एसेट इज आइडल डेप्रिसिएशन विल नॉट चार्ज। बाकी ये एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि बाकी मेथड्स में अगर एसेट पड़ा है, अवेलेबल फॉर यूज़ है, और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, जैसे हमने एसी की एग्जांपल ली थी, अगर आप एसी नहीं भी यूज़ कर रहे तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा काम चेंज है। यहाँ पे अगर फारिग भी पड़ा है तो हमें पता है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगी तब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं
कहते हैं डेप्रिसिएशन इज़ फिक्स्ड बेस मेथड, डेप्रिसिएशन इज़ फिक्स, ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स बेस मेथड है, बट इन दिस केस डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस। और ये एक अदद एक्सेप्शन है जो कि आपने याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है कि बाकी जितने भी मेथड्स हैं उसमें हम जो डेप्रिसिएशन है ना वो एक फ़िक्स बेस मेथड पे करते हैं। मीन मशीनरी हर साल बाद इतनी डेप्रिशिएट होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, एक फ़िक्स बेस मेथड होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो आपको पता है, तकरीबन ऊपर टॉपिक हमने सारा पढ़ लिया कि यूनिट्स की बेस पे होगी। यूनिट्स बनेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, नहीं बनेंगे तो नहीं होगी। तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये एग्ज़ाम टिप्स के नाम से जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बातें, तो इसको जो है ना कॉन्सेप्चुअली आपने याद रखनी है। आगे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, ताकि जो है ना ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन है जो कि 1 लाख रुपए का है, और फिर उसके बाद यूज़फुल लाइफ गिवन है हमें 5 ईयर्स। अब जितनी भी ये वैल्यूज़ हमें दी हैं, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, यूनिट्स इन 5 ईयर, अब यूनिट्स दिए हैं उसने, देखा आपको साल नहीं दिए। अच्छा, तो अभी जितनी भी वैल्यू दी है इसका मतलब है कि हमें रेट गिवन नहीं है, हमने रेट खुद से कैलकुलेट करना है इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली हमें रेट गिवन होता तो फिर हमें ये चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको। और अगर याद रखिए अगर क्वेश्चन में रेट गिवन हो और ये बाकी तीनों चीज़ें भी गिवन हो तो आपने इनको फिर छोड़ के डायरेक्टली रेट लगाना है, ठीक है। तो अक्सर होता है इस तरह क्वेश्चन के अंदर। तो अभी कॉस्ट कितनी है इसकी, 1 लाख रुपये, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, ठीक है। और नीचे जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं कितने, 7500, ठीक है। और अब इसका हम आंसर जो है ना निकाल लेंगे। आप अपने कैलकुलेटर साथ रखा करें, कैलकुलेटर से आंसर जो है ना वो, ये एरोप्लेन से आपने तंग नहीं होना, ये बस हमारे घर के करीब एयरपोर्ट है तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। तो ये मैंने आंसर निकाला तो मेरा 12 आंसर निकला है, ठीक है जी, 12 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा रेट निकला है। अब ये क्या निकला है, रेट, ठीक है, ये वाला रेट। अब हम इसको यूनिट्स जिस जिस साल की जितने यूनिट्स होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास डेप्रिशिएट एक्सपेंस उस साल का निकलता जाएगा। तो सबसे पहले हमने डेप्रिशिएट एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास ये एनुअल डेप्रिसिएशन होगी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी और ये नेट बुक वैल्यू होगी। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन उसे कहते हैं जो सालाना आपकी डेप्रिशिएट हो रहा है एक्सपेंस। तो आप कैलकुलेटर को अपने करीब रखें यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले 12 यूनिट्स हैं और आपके पास पहले साल के 1500 यूनिट्स बने हैं, दूसरे साल के 1800 यूनिट्स बने हैं, तीसरे साल के 1200 यूनिट्स बने हैं, चौथे साल के 2000 यूनिट्स बने हैं और पाँचवें साल के 1000 यूनिट्स बने हैं। तो जिस जिस साल में जितने जितने यूनिट्स बने हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करते जाएँ, आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आती जाएगी। तो अगर मैं 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो डेप्रिशिएट एक्सपेंस आ रहा है वो है 18,000 पहले साल का, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई फिर करूं, दूसरा क्या हमारे पास दूसरे साल की यूनिट्स कितनी है, 1800, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास एक्सपेंस आ गया 21,600, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं थर्ड ईयर का कैलकुलेट करूं तो हमारे पास 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 1200 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 144,000, ठीक हो गया। और फोर्थ ईयर के कितने यूनिट्स हैं, 2000 हमारे पास यूनिट्स हैं, तो ये आ गए 24,000, 24,000, ठीक है। तो ये आपको तो जो दोनों मेथड हमने पहले भी किए हैं प्रीवियस मेथड, तो उसमें भी हम सिंपल यही करते थे कि रेट को सिंपली हम मल्टीप्लाई करते थे जिस जिस साल की जितनी भी वो डेप्रिशिएट एक्सपेंस होता था तो हमारे पास जो है ना आ जाता था। अब पाँचवें साल के कितने हैं, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गए 12,000 रुपये आपके पास, ठीक है। तो ये हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और आपको सिंपली याद है कि अगर एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास आ तो आप उसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम एक्यूमुलेटेड की भी कैलकुलेशन करते हैं। एक्यूमुलेट तो बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस कितना है, ये तो सिंपल 18,000 ही होगा ना, अभी तो पहले साल का ही है ना,
अगले साल का इसमें हम ऐड कर देते हैं फिर ना। अगले साल के जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेट आ जाएगा 21,600 जमा 18,000, तो हमारे पास आ जाएगा 39,600। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ चुकी है। ठीक है, और थर्ड में अगर हम इसी में फिर ये ऐड कर दें 39,600 जमा 144, तो ये आपके पास आ जाएगा 54,000। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई है 54,000। और उसके बाद अगर इसमें हम ऐड करें 24,000 तो हमारे पास आ जाएगा 78,000। ठीक है, और इसमें दोबारा से हम ऐड करें 12 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000। अब आप मुझसे वही सवाल कर रहे होंगे जो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताई थी कि ये 90,000 क्यों आया, कॉस्ट तो हमारे पास 1,00,000 है। तो देखें हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू भी थी ना, जो कि हम माइनस कर लेते हैं एंड पे, हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू इसमें से माइनस है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेट बुक वैल्यू जो एंड पे, नेट बुक वैल्यू तो नहीं है असल में ये, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये इस तरह करके ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती जाएगी। और नेट बुक वैल्यू तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है नेट बुक वैल्यू का, कि नेट बुक वैल्यू हम जब भी निकालते हैं उसका रिलेशन है कि कॉस्ट जितनी मेन होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो है ना नेट बुक वैल्यू आ जाती है। अब कॉस्ट हमारे पास कितनी है 1,00,000, ये वाली आपने याद रखनी। ठीक है, 1,00,000 माइनस 18,000, तो पहले साल की हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 82,000। ठीक हो गया, और अगर हम सेकेंड ईयर की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो किस तरह आएगी 1,00,000 माइनस 39,600, तो ये आएगी 60400। ठीक हो गया, तो ये सिंपली क्या आपको पता ना, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जाए नेट बुक वैल्यू निकलती जाएगी। तो सिंपल ये तकरीबन हर रिलेशन में सेम यही मेथड है हमारे पास। 54,000 ये हमारे पास आ गया 46,000। अब फिर कॉस्ट में से माइनस करें 78,000 को, 78,000 से तो ये जगह 22,000। ठीक है, और अब माइनस करें 90,000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। हमने एक शॉर्ट एग्ज़ाम टिप्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ नेट बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। क्या नेट बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ रही है? आ रही है ना। तो जब आपकी रेजिडुअल जो आपकी नेट बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए एंड पे, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। तो ये एक वो होता है चेक करने का कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है कि गलत किया है। तो अब हम इसका शॉर्टकट भी देखते हैं। जरी सी बात है, इतना लंबा मेथड तो नहीं कर सकते। अगर वो आपको अचानक से कह देता है कि भाईजान आप थर्ड ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करो, थर्ड ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे? फिर बारी बारी करके निकालेंगे? ऐसे नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सारों को ऐड कर लेना है। सारे 1,500 1,800 जमा 1,200, ठीक है 4,500 आ गया। आपने सिंपली क्या करना है, ये आपके पास रेट, तो 4,500 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ। अब करेंगे मल्टीप्लाई 12 के साथ तो आपके पास 5,400 आ गया, 54,000। तो देखो सिंपल मेथड से अगर आप शॉर्ट ट्रक लगाओगे ना, डायरेक्टली इनको ऐड करोगे, जिस भी ईयर को वो चाह रहा है, चौथे साल का चाह रहा है, पाँचवें साल का, सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ, तो ये देखो 54,000 ये भी निकल आया, यहाँ भी निकल आया। अगर इसको आप ऐड फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर का निकालना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर दो ये वाले ऊपर दोनों भी, 4,500 है ना, तो 4,500 में आप 3,000 और ऐड कर लो, 1,000 और 3,000, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 7,500। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप 12 से तो आपका 90,000 आ गया। ये लें,
ये वाला, ठीक है। तो जिस तरह आपको अच्छा लगता है, अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं या इस लेंथी मेथड से करना चाह रहे हैं, और अगर फिर आपको वो कहता है कि भाईजान अगर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 निकल आई है या 54,000 निकल आई है, तो आप मुझे बताएं नेट बुक वैल्यू क्या है। तो आपको तो सिंपल पता है कि हम सिंपली कॉस्ट में से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और हमारे पास जो आंसर आता है वो नेट बुक वैल्यू होती है। तो ये रही 46,000। थर्ड ईयर की हमने डायरेक्टली ये भी निकाल ली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और डायरेक्टली हमने नेट बुक वैल्यू भी निकाल ली। तो कितना इजी मेथड है, कोई इसमें कोई किस्म की मुश्किल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ये डायरेक्ट मेथड लगाया करें। जस्ट ये आपको सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको बेसिक सारी कवर हो जाए कि मतलब ये यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। बाकी एंड पे आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो कैलकुलेटर के ऊपर भी सारा सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले नए मेथड के साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।